नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमयंक एडू में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता होगा, CBSE सीटेट 2020 की नई परीक्षा तिथि घोषित कर चुकी है। ये एग्ज़ाम जुलाई 2019 में ही होने वाली थी, परंतु कोविड-19 की वजह से परीक्षा समय से नहीं हो पाया और इसमें काफ़ी डिले हो गया। अब 31 जनवरी 2021 को इसका परीक्षा निर्धारित है। तो अब समय आ गया है आपको तैयारी में लगने का। काफ़ी कम समय बचा है, तो आप तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चन को वन बाय वन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले कुछ टिप्स बता देते हैं आपको हम। सीटेट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग वर्तमान में अभी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को बालक के अनुसार ही चलना है। बालक की सुविधा का ख्याल रखना है। बालक कैसे सीखता है उसके अनुसार, उसी के अनुसार बालक को सिखाना है, न कि आप अपने अनुसार उसको दंड दे के या रटवा के कैसे भी आप उसे सिखा दें। ऐसा नहीं, बालक की सुविधा के अनुसार। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक सुविधा दाता है यानी फैसिलिटेटर है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे और इसी के अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा चीज़ मेमोराइजेशन यानी याद करना, रटना, इस तरह के जो भी वर्ड आए क्वेश्चन के ऑप्शन आंसर में, तो आप उसको निगेटिव मानेंगे और उसको छांट देंगे। तीसरा चीज़ पनिशमेंट यानी दंड, फिजिकल पनिशमेंट की कोई जगह नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा में यानी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में। ठीक है, तीसरा चीज़ है अवॉइड ऑल निगेटिव ऑप्शन। जो भी आपको निगेटिव लगे कि ये बच्चे के विकास में अवरोधक साबित होगा या बच्चे के शिक्षण प्रक्रिया में ये सही नहीं है, उसको आप छांट देंगे। और नेक्स्ट है सिलेक्ट ओनली पॉजिटिव ऑप्शंस। जो आपको सकारात्मक दिखे उसी को आप सिलेक्ट करें। बहुत से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं जिसका हमको आंसर नहीं पता होता है और 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तीन निगेटिव को छांट देते हैं, ऑटोमेटिक हमको आंसर उसका मिल जाता है। जो पॉजिटिव दिखता है वही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है पेपर 1 का CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम यानी पॉजिटिव लर्निंग। तो पहला शारीरिक दंड यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसको आप लोग छांट देंगे। ये निगेटिव चीज़ हो गया, दंड नहीं देना है बालक को। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये सही है। तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस उसका इवेल्युएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी सही है। ये देख फोर्थ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अगर किसी बच्चे का आप मूल्यांकन कर रहे हैं और बार बार तुलना कर रहे हैं उसके बगल वाले से, देखो ये तुमसे अच्छा कर रहा है, तो ये उसका निगेटिव असर पड़ेगा, यानी ये हो गया निगेटिव। तो ये दोनों आपका सही हो गया, ये और ये। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है?
2 और 3, यानी थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक टीचर जो बच्चे की जटिल अवधारणा है यानी क्रिटिकल कंसेप्ट, उसको सहज कैसे बना सकते हैं। तो पहला आपको अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। अन्वेषण मीन्स खोज और परिचर्चा मीन्स डिस्कशन, यानी बच्चे को आप छोड़ दीजिए, खुद खोज करेगा और परिचर्चा करेगा, उस तरह का माहौल उसको उपलब्ध करा दीजिए। दूसरा है एक व्याख्यान देकर, यानी लेक्चर दे दिए। तीसरा है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, यानी कॉम्पिटिटिव उसको अवसर दे दिए। और चौथा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो ये अभ्यास और रटना, याद करना, ये सब निगेटिव है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता, इसमें कॉम्पिटिटर, ये भी नहीं होगा। और एक व्याख्या देकर लेक्चर परंपरावादी शिक्षा प्रणाली में वो भी बड़ों के लिए दिया जाता था, बच्चों के लिए ये सही नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक, बच्चे को खुद खोज करके और परिचर्चा करके सीखने का अवसर प्रदान कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चे खुद किस प्रकार अपनी समस्या को समाधान कर सके, इस लायक बनाने के लिए एक शिक्षिका क्या कर सकती है, उसको देख लेते हैं। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। बच्चा छोटा छोटा कार्य कुछ भी कर दिया, उसको हर बात पे पुरस्कार देंगे तो उसका वो लर्निंग के लिए सही नहीं है। तीसरा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान के बल देके या महत्व देकर, ये भी सही नहीं है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। अगर बालक गलती करता है तो उसको हम लोग अस्वीकार नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे कि चलो इस बार गलत किए तुम, अगली बार सही करो, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु, इस पर ध्यान दीजिए, ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग, ये नहीं होगा। जॉन बी वाटसन, ये तो व्यवहारिक थे। तीसरा है लेव वाइगोत्स्की, ये भी नहीं है। और जीन पियाजे ने बच्चों को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में संबोधित किए थे। ठीक है, 9 का आंसर होगा जीन पियाजे। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, किशोरावस्था नहीं होता है। जन्म से पूर्व की अवधि, हाँ जन्म से पूर्व की अवधि इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें बोल रहा है सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि, तो जन्म से पूर्व थोड़ी सी है प्रीनेटल अवस्था। तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था और चौथा है मध्य बाल्यावस्था। तो सबसे अधिक भाषा का विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो ये हो गया पहला उद्योग बनाम अधीनस्था अवस्था, ये हो गया इरेक्शन का। प्रसुप्ति अवस्था, ये है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये हो गया कोहलबर्ग।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गया जॉन पियाजे, जीन पियाजे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो आप ध्यान रखेंगे कि जेंडर बायसनेस से सीटेट के एग्जाम में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये जेंडर बायसनेस का क्वेश्चन है, यानी जेंडर पक्षपात। तो इसमें लड़कियों पर अगर शिक्षक लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दे या लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे यानी पक्षपात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ये प्रबलन, ये नहीं होगा। स्कीमा, ये जीन पियाजे ने दिया था। इसके एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और बहुत सारे टर्म दिए थे। अवलोकन, अधिगम, ये बंडुलर का है। अनुबंधन पॉलाव का है। प्रबलन थॉर्नडाइक का है। चौदह नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिंगसा पहेली को करते समय, जिंगसा एक पहेली है जिसको करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। 5 वर्ष की एक बच्ची है जिसका नाम है नजमा, कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े वाला रंग, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी वह खुद से वार्तालाप कर रही है, खुद से कम्युनिकेट कर रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो अहम केंद्रित, ये नहीं होगा। व्यक्तिगत वार्ता, तो व्यक्तिगत वार्ता, ये व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आएगा जिसको वाइगोत्स्की ने संबोधित किया है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चे को जितनी आवश्यकता है उतना ही हेल्प करना, यानी सपोर्ट कर देना, सिर्फ सपोर्ट कर देना, ये होता है एस्केप फोल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पाड़। इसको हिंदी में पाड़ या ढांचा बोलते हैं। जैसे मचान नहीं होता है, मचान पे थोड़ा सहारा दे के कोई सामान रख दिया जाता है, वैसे ही बच्चों को जितनी आवश्यकता है उतनी से सहारा दे देंगे, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी बच्चा मूर्त रूप से सोचता है। बच्चा केवल फॉर्मल रूप से सोचता है, जो देखता है वही करता है। तो इसमें हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल, ये नहीं होगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, उसमें मूर्त अवस्था में तो ऐसा होता नहीं है। संरक्षण एवं कक्षा समावेशन यानी कंजर्वेशन एवं क्लास इंक्लूजन, ये हो जाएगा आंसर। बच्चा मूर्त अवस्था में कंजर्व करता है। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन मीन्स असेसमेंट, जो रेगुलर होते रहता है। कक्षा में रेगुलर असेसमेंट बच्चों का किया जाता है। तो रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये तो निगेटिव चीज हो गया। उसका उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि उसके उत्तीर्ण रिपोर्ट कार्ड में उसको फेल या पास दिखाया जाए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये भी नहीं होगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, हाँ ये बिल्कुल सही है। असेसमेंट यानी आकलन का उद्देश्य यही होता है कि उसके बच्चे के बारे में हमको जानकारी होती है कि बच्चे ने कितना सीखा है और क्या कंफ्यूज है और क्या उसको क्या चीज़ की और ज़रूरत है।
ठीक है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये निगेटिव चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इसको बाद में देखते हैं। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ये गलत। योग्यता तो है, मतलब जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ये गलत है। बुद्धि को मानसिक परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। बुद्धि एक एकात्मक कारक एवं कारक तथा एक एकाकी विषयक है। तो बुद्धि एकाकी है, एकात्मक है, इसको बीने ने बताया था, परंतु ये आंसर बिल्कुल सही होगा। बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, क्योंकि इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? ये रूही नाम की एक लड़की है जो किसी भी समस्या होने पर उसके एक से अधिक समाधान की खोज करती है। तो वो किस प्रकार की सोच रखती है? तो आत्म केंद्रित विचारक, ये नहीं होगा। ईगोसेंट्रिक तो होगा नहीं। सृजनात्मक विचारक यानी क्रिएटिव माइंड की है, वो क्रिएटिव थिंकर है। अभिसारी विचारक, कॉन्वर्जेंट थिंकर एवं अनम्य विचारक, तो ये नहीं होगा। अगर एक से अधिक और मौलिक चीजें सोचती है, जो बच्चा मौलिक रूप से सोचता है, वो उसमें सृजनात्मक बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को, जो अशक्त हैं, डिजेबल्ड हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करना। दूसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। सिर्फ सहानुभूति देने से बच्चे का विकास हो सकता है? नहीं। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये भी नहीं होगा, यानी ये सही होगा। बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ देना तथा उनको व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके उनके जीवन यापन के लिए उनका विकास कर देना। ठीक है, अब 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी मतलब जो वंचित है, जिनको विद्यालय से दूर है, उनको कैसे हम विद्यालय की तरफ आकृष्ट करेंगे, विद्यालय से जोड़ेंगे। अपनी शिक्षण पद्धति में विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। सही है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये तो निगेटिव चीज हो गया। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे है वैसे छोड़ देना चाहिए, फिर आप शिक्षक किस बात की। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये निगेटिव चीज है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ओके, ये दिसंबर 2019 का सॉल्व पेपर है CDP का। अब हम लोग लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को समावेशी कक्षा में इंक्लूजन क्लासरूम
योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। निगेटिव चीज पहले ही बता दें, उसको छांट देना है आपको। तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी निगेटिव हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ओकेजनली। हमको एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी शुड एक्टिवली प्रिपेयर। एक शिक्षक को हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए, यानी आंसर इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण का क्या कारण है। पठन वैफल्य, कभी कभी इसको पठन विकार देता है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्सिया। डायलेक्सिया में होता ही है कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कठिनाई होती है। तो इसमें से आंसर आपको चूज करना है। एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, ये तो होगा नहीं। न्यून अवधान विकार, ये होगा नहीं। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ये भी नहीं होगा। धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने में की अक्षमता यानी पढ़ने में कठिनाई होती है। सॉरी, ये होगा आंसर इसका 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। संवेग मीन्स इमोशन और संज्ञान यानी बौद्धिकता, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी संबंधित नहीं है। गलत, पूर्णतः अलग है, गलत। स्वतंत्र है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दोनों का संबंध होता है। संवेग, जैसे मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, तो यानी मेरा संवेग उससे जुड़ा हुआ है, सन्निहित है। इसका आंसर हो जाएगा इंटर ओवेन विथ। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, गलत होगा। प्रबलन पर केंद्रित है, ये भी गलत है। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, इसका आंसर हो जाएगा ये। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। सही है, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। आप बच्चे को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चों को दंडित करना चाहिए, यानी पनिशमेंट का तो कोई जगह ही नहीं है। ये देखिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, यानी बच्चे को आप उदाहरण भी दे रहे हैं और थोड़ा उदाहरण से हट के उसको प्रतिकूल प्रमाण दे रहे हैं, तो बच्चे क्या करेगा, उस पर सर्च करेगा, खोज करेगा, ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार बच्चा दोनों घटनाओं को जो को रिलेट करके सीख जाएगा। तो आंसर इसका ये होगा, ठीक है। अब ले लेते हैं 27। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी की क्या विशेषता है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, ये नहीं हो सकता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये भी नहीं होगा। यंत्रवत याद कराना, ये तो निगेटिव चीजें हैं। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, इस वीडियो के फर्स्ट में ही हम बोले थे कि आपको अपने अनुसार नहीं, बच्चों की योग्यता, बच्चों की समस्या और बच्चों के सीखने की जो योग्यता है, जो उनकी समस्या है, जो उनकी
प्रॉब्लम है उनके अनुसार आपको शिक्षा देना है, यानी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है। ओके, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कभी कभी देता है कौन सा सही नहीं है, तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, इसमें सही चूज करना है। अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले निगेटिव चीज़ों को छाट दीजिए। जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन चारों ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो निगेटिव दिख रहा है उसको छाट दीजिए और जो पॉजिटिव बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अधिगम अभिवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों में परिवर्तन। अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, तो स्मरण यानी मेमोराइजेशन, तो ये निगेटिव है, इसको छाट देंगे। अधिगम सक्रिय विनियोजन, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। एक तो हम स्पष्ट उदाहरण दे दिए और एक गैर उदाहरण जो उससे संबंधित नहीं है वो उदाहरण दे दिए, तो इसका क्या परिणाम होगा बच्चों पे। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये नहीं होगा। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करके यह प्रभावशाली तरीका है, माने कॉन्सेप्चुअल जो परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, ये हो सकता है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, ये गलत। यह अवधारणात्मक समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी गलत। दो उदाहरण देंगे तो बच्चे का अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित होगा। ठीक है, यानी उसका कॉन्सेप्ट इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह एक इम्प्रेसिव वे है। ओके, और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात है कि बच्चों को पढ़ने के लिए नेचुरल अभिरुचि उत्पन्न करना है, तो ये जो पुरस्कार है या दंड है ये नेचुरल नहीं है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगर हम लगातार उसको पुरस्कार देंगे तो वो पुरस्कार पे ही डिपेंड होगा कि हमको पुरस्कार मिलेगा तो हम करेंगे, हमको दंड नहीं मिलेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ये भी गलत। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। जब पुरस्कार दीजिएगा तो उसका आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसमें निपुणता कहाँ से आ जाएगी। जब बच्चों को पुरस्कार और दंड पे ही हम पढ़ाएंगे तो उसमें निपुणता नहीं आएगी। अधिगम में बच्चों की, इसका आंसर हो जाएगा ये। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि जो नेचुरल अभिरुचि है एवं जिज्ञासा कम होती है, वो पुरस्कार के अनुरूप ही, पुरस्कार और दंड के अनुरूप ही अपना कार्य करने लगता है, उसका नेचुरल विकास नहीं होता है।